Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about a very important topic of Pakistan affairs and current affairs, and that is Pakistan's engagement with the SCO, challenges, opportunities, and future directions. Right? So, in today's class, we are going to talk about SCO in detail. Let me enlarge the screen for you so that it is visible to you clearly. I hope now it is visible. तो अभी हमने बात की, आप लोगों से मैंने पूछा भी कि एससीओ क्या है। बड़ा जबरदस्त जवाब आया स्टूडेंट्स की तरफ से कि ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखें, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका ताल्लुक एक खास रीजन से है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूरेशिया। ठीक, पाकिस्तान इसका मेंबर बना 2017 में। ठीक है, और जैसे ही पाकिस्तान इसका मेंबर बना, इट प्रोवाइडेड एवेन्यूज फॉर ग्रोथ, डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स में क्लास के बाद आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत भी नहीं है, रिकॉर्डिंग की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, मेरा दिल बड़ा है, आप लोग जो है गौर से सुने अभी। सो पाकिस्तान ने 2017 में इसकी मेंबरशिप हासिल कर ली, और जैसे मेंबरशिप हासिल कर ली तो जाहिर बात है एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो पाकिस्तान के लिए ग्रोथ के लिए, डिप्लोमेसी के लिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए मजीद रास्ते खुल गए, तरक्की के मजीद रास्ते खुल गए। अब वो कौन से रास्ते हैं, वो थोड़ा सा वो भी बता देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है, वजह ये है क्योंकि इस महीने पाकिस्तान जो है एससीओ का जो समिट है होस्ट करने वाला है 15 और 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो एक फायदा तो ये भी हो गया कि अब सारी दुनिया से, जैसे कि चाइना ले ले, रशिया ले ले, साथ में ये उज्बेकिस्तान ले ले, ताजिकिस्तान ले ले, किर्गिस्तान ले ले, आ, उसके साथ जो है इंडिया ले ले, वहां से जो उनके हाई अप्स हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि चाइना और रशिया ने कहा कि हम अपने वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर्स भेजेंगे। इंडिया ने कहा कि हम अपना वजीर खारजा जयशंकर जो है उसको भेजेंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी ममालिक से भी उनके सदूर और वजीर आजम आएंगे। ठीक है, या वजीर खारजा जो है वो आएंगे हमारे मुल्क में। तो इससे पाकिस्तान जब होस्ट करेगा तो दुनिया में पाकिस्तान एक अच्छा प्लेयर बनकर उभरेगा, इमर्ज होगा, और पाकिस्तान जो है उसका इमेज बेहतर होगा। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान के पास जितने भी ये ममालिक आएंगे उनके साथ हम एमओयू साइन कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, जैसे कि पाकिस्तान चाइना के साथ सीपेक पर बात कर सकता है, और जो सेकेंड फेज शुरू हो रहा है यहाँ पर जो है उनके प्राइम मिनिस्टर से बात होगी। रशिया जो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ग्लोबल पावर है, उसके साथ जो है हम बात कर सकते हैं और हम अपने ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इस समिट में हम उनके साथ बहुत बड़ा जो है तिजारती कनेक्टिविटी के लिहाज से और इसी तरह इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिहाज से हम ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक पाकिस्तान के लिए एक तो एक एजाज की बात है। दूसरा, अगर पाकिस्तान इसको सही तौर पर होस्ट कर लेता है और इसको कामयाब बना देता है तो इससे एक अच्छा इमेज जाएगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान को बदकिस्मती से दुनिया अहमियत नहीं देती, खास तौर पर इसको एक ऐसा मुल्क समझती है जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर टेररिज्म है, यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो एक रीजनल प्लेयर के तौर पर इसको तस्वर नहीं किया जा रहा। ठीक है,
एट सरफेस लेवल, अगरचे एक न्यूक्लियर पावर है और दुनिया की 10वीं बड़ी फौज के साथ एक मुल्क है, तो दुनिया में इस लिहाज से इसको अहमियत दी जाती है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी के लिहाज से, इसी तरह आपका जो इंटरनेशनल इमेज बना हुआ है, वो ऐसा बना ही नहीं है जो लोग आप पर एतबार कर सके, कारोबार कर सके, यहाँ पर आए, टूरिज्म आपका जो है बेहतर हो, आपकी इकोनॉमी बेहतर हो, इन्वेस्टर्स आए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, एफडीआई अट्रैक्ट करे। तो ये समिट अगर पाकिस्तान कामयाबी से कर लेता है तो इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा और बाहर दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंडिया के साथ ले लें, तो अगर वो आते हैं तो इंडिया के साथ चांसेस हैं, अगरचे अगरचे न्यूज़पेपर्स वगैरह और एनालिस्ट कहते हैं कि, या इंडिया वाले ये कहते हैं कि हम वहां पर बायलैटरल टॉक्स या डायलॉग्स के लिए नहीं जा रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एससीओ समिट के लिए जा रहे हैं, और हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बातें करेंगे, पाकिस्तान के साथ किसी बायलैटरल इश्यूज पर बात नहीं करेंगे, पार्टिकुलरली कश्मीर। लेकिन उसके बावजूद भी जो है उम्मीद की एक किरण मौजूद है, और वो ये है कि यहाँ पर हम इंडिया के साथ भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है निगोशिएट कर सकते हैं, और हम जो है फिर उनके साथ अपनी डिप्लोमेसी दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। अगरचे ये बातें, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, अगरचे अगरचे अगरचे, क्योंकि इसके इम्कानात बहुत कम है, लेकिन कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि उम्मीद हारनी नहीं चाहिए, उम्मीद है कि पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर कुछ बातें हो सकती हैं। एनी हाउ, ये चूंकि आज का टॉपिक हमारा एससीओ है, तो थोड़ा सा करंट सिनेरियो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब जब आप लोगों के मुल्क में एससीओ होगा 15-16 अक्टूबर को, और आप लोग न्यूज़पेपर में देखेंगे, तो अब आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा इसको अंडरस्टैंड करने में कि ये लोग क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि एससीओ है क्या चीज। एससीओ को हम कहते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में बना। चाइना और रशिया जो है इसके फाउंडर्स में आते हैं, साथ में सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसी तरह ताजिकिस्तान, ये उसके फाउंडर स्टेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो जियोग्राफिकल एरिया के लिहाज से, क्योंकि चूंकि इतने बड़े बड़े ममालिक इसमें शामिल हैं, तो यूरेशिया का तकरीबन 80% हिस्सा जो है जियोग्राफिकली ये कवर करता है, और दुनिया में जो है पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एससीओ है। और अगर जीडीपी के लिहाज से देखा जाए, तो दुनिया में इसका जो जीडीपी इन्फ्लुएंस है वो 20% है ग्लोबल जीडीपी में। ठीक है, इसकी अगर सिग्निफिकेंस देख ले, लेकिन सिग्निफिकेंस से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ ले जाता हूं, क्योंकि ये बना क्यों, रशिया और चाइना ने इसको क्यों बनाया। 1991 पर चलते हैं। 1991 में ऐसा हुआ कि कोल्ड वार खत्म हुआ, और कोल्ड वार में अमेरिका ने रशिया, या उस वक्त सोवियत यूनियन जो था, उसको शिकस्त दे दी, वो जो है डिसइंटीग्रेट हुआ। उसके वजूद में, या उसके बाद जो है ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है वजूद में आए, जिसको हम काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान कहते हैं। ये इन लोगों ने आज़ादी हासिल की सोवियत यूनियन से, और वो बन गया रशिया। ठीक है, आज हम उसको रूस के नाम से जानते हैं। तो उस वक्त अमेरिका जो था एक सुपर पावर के तौर पर उभरा, दुनिया पर जो है इमर्ज हुआ, कि दुनिया में एक ही सुपर पावर है, सोल सुपर पावर। अब चाइना और रशिया, वो भी बड़े पावर्स थे उस वक्त भी। तो इन दोनों ने सोचा, क्योंकि हमारे हमारे रीजन में हमारा इन्फ्लुएंस खत्म ना हो, तो इन लोगों ने सोचा कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसकी वजह से इन लोगों ने ये बनाया था। ठीक है, अमेरिका के अगेंस्ट कह ले, या अमेरिका को काउंटर करने के लिए। ठीक है, ताकि ये लोग अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रख सकें। जी जी तस्लीम जी, बिल्कुल। अच्छा,
फिर होता क्या है, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि 1996 में इसको शंघाई फाइव कहा जाता था। ये 5 कंट्रीज थी। फिर उज्बेकिस्तान ने 2001 में इसको ज्वाइन किया, तो फिर ये एससीओ बना। ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री में आप लोगों को इसका मकसद भी बता दिया। और इसका मकसद ये था कि हम अपनी सिक्योरिटी मजबूत कर लें, हम अपना जो है इकोनॉमी जो है मजबूत कर ले, और रीजनल कनेक्टिविटी हो, एक दूसरे के साथ कारोबार हो, जैसे यूरोपियन यूनियन करते हैं, जैसे आसियान के जो है मेंबर्स करते हैं। तो इन लोगों ने भी बना दिया ये सब कुछ। 2001 में चूंकि जाहिरी बात है 9/11 हुआ, फिर दुनिया में टेररिज्म, अलकायदा, दाइश और ये सब कुछ इमर्ज हुए, तो इन लोगों ने भी काउंटर टेररिज्म को भी शामिल कर दिया कि हम जो है इस प्लेटफॉर्म से टेररिज्म को भी काउंटर करेंगे अपने रीजन में। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप यू गॉट द मेन क्रक्स ऑफ दिस। सिग्निफिकेंस के लिहाज से अगर देखें तो जाहिरी बात है, एक सिग्निफिकेंस ये है कि रीजन में क्या होगा, टेररिज्म काउंटर होगा। ठीक, उनके लिए इन लोगों ने एक जो है पॉलिसी अपनाई, उसको कहते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके जरिए ये लोग कहते हैं कि हम टेररिज्म को काउंटर करेंगे। इसी के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाएंगे। तो जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं, इट विल प्रमोट economic integration among its members, focusing on trade agreements, infrastructure development, economic collaboration across Eurasia, और रीजनल कनेक्टिविटी भी होगी। ठीक है, कि एक तिजारत के लिए आपका मुल्क पाकिस्तान जो है बाकी ममालिक के साथ भी कनेक्ट रहेगा, और इसी तरह ट्रेड रूट्स बनाएंगे, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का एक मार्केट होता है, और वो जो है एक दूसरे के साथ कारोबार फ्रीली करते हैं। तो इस तरह ये लोग भी सोच रहे थे, अगरचे यूरोपियन यूनियन की तरह आज तक ये इतना कामयाब नहीं है, लेकिन इन लोगों के प्लान्स में ये सब कुछ शामिल है। अब पाकिस्तान का रोल इसमें क्या है, तो जब पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया, तो उस वक्त प्यूटन ने कहा था कि हम पाकिस्तान से उसका एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज, खास तौर पर टेररिज्म को काउंटर करने में उसका एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर चुका था, अपने वो अफगानिस्तान वार भी देख चुका था, टेररिज्म भी देख चुका था। ठीक है, तो 2017 में ये है कि पाकिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस दे सकता है। और इसकी मिसाल अगर आप लोग देख लेते हैं, तो पब्बी में जो है एंटी टेरर 2021 जो है कुछ एक्सरसाइजेज हुए थे, मशकें हुई थी। ठीक है, जिसमें एससीओ के मेंबर स्टेट्स को जो है ट्रेन किया गया था। इकोनॉमिक एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये भी पाकिस्तान के पास हैं। ठीक है, पाकिस्तान तो इकोनॉमिक हब बनेगा। ठीक है, जब सीपेक बनेगा, और सीपेक के जरिए हम जो है एक रूट प्रोवाइड करेंगे, और वो रूट जो है सेंट्रल एशिया को जो है इंडियन ओशियन के साथ कनेक्ट करेगा। एक टर्म आप लोगों को बता देता हूं, एक टर्म है उसको हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्रीज, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जिनके पास अपना समंदर नहीं होता। तो जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, उनके पास अपना समंदर नहीं होता। ठीक है, उसमें आपका अफगानिस्तान भी आ जाता है, और ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिस जो नाम मैंने ले लिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा पाकिस्तान, इनको जो गवादर पोर्ट है और सी पेक रास्ता है, उसके जरिए रास्ता या एक लिंक दे सकता है, ताकि ये लोग इंडियन ओशियन तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसके जरिए पाकिस्तान को ये फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, और उन लोगों को पाकिस्तान के जरिए एक लिंक मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, तो वो भी कारोबार कर सकेंगे और पाकिस्तान भी कारोबार कर सकेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक और ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह हमारे जो रीजनल टाइज हैं, इसके जरिए हमारे ताल्लुकात तमाम ममालिक के साथ बेहतर होंगे। चाहे चाइना हो, वो तो ऑलरेडी हम ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आयरन ब्रदर्स समझे जाते हैं।
तो उनके साथ भी हैं। रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ठीक है, और अब हमारा झुकाव जो है वो अब रशिया चाइना इस ब्लॉक की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अमेरिका से अब हम थोड़ा सा दूर जाने लगे हैं। अगरचे हमारी हुकूमत ये बार बार कहती है कि पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा, हमारी पॉलिसी नन अलाइनमेंट पॉलिसी है। लेकिन अगेन यही कहता हूं कि पाकिस्तान के पास अगर कोई ऑप्शन आया तो ऑप्शन चाइना के, हम चाइना को छोड़ नहीं सकते। अगरचे अमेरिका को भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन चाइना को नहीं छोड़ सकते। हमारा झुकाव अब चाइना की तरफ ज्यादा है। तो अब हमारे एससीओ के जरिए हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ, रशिया के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मजीद बेहतर हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के जो रीजनल टाइज हैं उसको भी स्ट्रेंथन करने में मदद देगा और देता आया है। इसी के साथ हमारे पास है कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, एक तो ये कि हमारे पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2019 में एक प्रपोजल भी दिया था कि हम जो है अपनी इकोनॉमी, जितनी भी लोकल करेंसीज हैं, जैसे इसमें हमारे पास चाइना की करेंसी है, पाकिस्तान की, इंडिया की, ठीक है, सेंट्रल एशियन की, तो हम जब कारोबार करेंगे हम अपनी करेंसीज में कारोबार करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन डॉलर वो खत्म हो जाएगा। अगरचे ये मटेरियलाइज नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन ये भी एक पाइपलाइन में ये आइडिया भी मौजूद है, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमने अमेरिका को या एससीओ ने अमेरिका को काउंटर करना है, ठीक है, जैसे ब्रिक्स कर रहा है, तो फिर एससीओ भी करेगा अपने प्लेटफॉर्म से, और डॉलर की हुक्मरानी खत्म होगी फिर। ठीक है, अगर ये लोग अपनी एक जो है रीजनल करेंसी लागू करते हैं और उसमें फिर कारोबार करते हैं, फायदा छोटे ममालिक को इसमें ज्यादा होगा। और ऑलरेडी जो है एक हमारे पास एक टर्म है जो कि यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, एक होता है ग्लोबल नॉर्थ, एक होता है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में वो ममालिक शामिल है जो कि ज्यादा डेवलप है, रिच है, उसमें आपके पास ये अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी, ठीक है, जापान और कनाडा, ये सारे आ जाते हैं। और एक हो रहा होता है ग्लोबल साउथ, जिसमें जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं। तो अब ये कहा जा रहा है, जो हमारे पास एनालिस्ट है, ग्लोबल एनालिस्ट खास तौर पर, वो ये कहते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो इमर्ज कर रहा है दुनिया को लीड करने में, और जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो डेवलप कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं और उनकी हुक्मरानी कम होती जा रही है। और ये हालिया आप लोगों ने देखा कि मिडल ईस्ट वार में देख लें, या जो कोरोना आया था उसमें देख लें, तो उसमें उनका कोई खास किरदार नहीं था, और चाइना का किरदार बड़ा वाज़ेह था हर जगह पर। और ऑलरेडी चाइना जो है एक पावर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। लेकिन ये मत समझे कि चाइना जो है फ्यूचर में सुपर पावर बनने जा रहा है, अगरचे एक नजरिया मौजूद है। लेकिन आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये बता दूं कि ऐसा जल्दी नहीं होने वाला। ठीक है, फ्यूचर का तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान में आज भी टेररिज्म मौजूद है, तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करके पाकिस्तान अपना जो दहशतगर्दी है या टेररिज्म है उसको भी काउंटर कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज हमारे पास है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी। ठीक है, तो जाहिर बात है इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो तो बड़ी चलती आ रही है, और पाकिस्तान, इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान कामयाबी से जो है कोई भी काम कर सके। तो इसी तरह वो चाहता है कि पाकिस्तान एससीओ को जो है अपने फायदे के लिए सही तौर पर यूटिलाइज ना कर सके। ठीक है, इंटरनल कोहेशन जो है इसमें कुछ बड़े ममालिक हैं जैसे कि चाइना और रशिया, और कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो कि छोटे ममालिक हैं, ठीक है, पाकिस्तान के मुकाबले में।
तो फिर इनके साथ बैलेंस ताल्लुकात रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए भी। और हालिया चूंकि अभी अभी की बात करें तो पाकिस्तान चूंकि ये समिट होस्ट करने वाला है, तो हमारे अगर इंटरनल सिचुएशन देख ले, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। कुछ सियासी लोग जो है सड़कों पर निकले हुए हैं, सड़कें बंद है, कंटेनर्स लगाए हैं, कुछ इवन पुलिस भी उसमें शहीद हो गए हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एयरपोर्ट पर जो है, कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ठीक है, उधर जो है मुल्तान में क्रिकेट मैच के लिए जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी जो है, इसी तरह केपी में ये पीटीएम का एक जरगा होने वाला है। तो ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस है। ठीक है, एससीओ में कामयाबी के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान इसको होस्ट कर लेता है तो शुरू में जैसे इसके फायदे बताएं, वो तमाम के तमाम फायदे पाकिस्तान को पहुंच सकते हैं। रीजनल इंस्टेबिलिटी भी है अफगानिस्तान में, वो तो स्टेबल मुल्क ही नहीं है, आज भी उधर दहशतगर्दी भी है और उनकी हुकूमत भी स्टेबल नहीं है, और दुनिया ने उसको तस्लीम भी नहीं किया है। इसी तरह अगर देख ले ईरान के साथ, ईरान को अगर देख ले, तो ईरान के इसराइल के साथ जो है लड़ाई है। तो ईरान तो हमारा एक हमसाई मुल्क है, तो जब हमसाई दूसरे ममालिक के साथ लड़ेगा तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा। तो लिहाजा रीजनल जो है इंस्टेबिलिटी इस रीजन में नहीं है, और ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फ्यूचर में पाकिस्तान क्या कर सकता है? फ्यूचर में पाकिस्तान अपने ताल्लुकात इन तमाम ममालिक के साथ बेहतर कर सकता है। काउंटर टेररिज्म जो है, रेट्स जो है उसको इस्तेमाल करके टेररिज्म को काउंटर कर सकता है। डिप्लोमेटिक डायलॉग बढ़ा सकता है। इस पर पहले बात कर चुका हूं, तो सिर्फ आप लोगों को हेडिंग डिस्कस कर लिया, आप लोगों के साथ हेडिंग डिस्कस कर लिया। सो कंट्रीब्यूटिंग टू रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी किस तरह होगी? सेपेक के जरिए होगी और गवादर पोर्ट के जरिए होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों के साथ मैं नोट्स क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। मजीद रीडिंग्स के लिए मैंने आप लोगों के साथ ये डान न्यूज़, नेशन, ठीक है, इनके वो शेयर कर लिए हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, ठीक, वो भी शेयर कर लिए हैं। उनको रीड करके आप मजीद अपने लिए कंसेप्ट क्लैरिटी ले सकते हैं, डेटा ले सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स ले सकते हैं, और आप इसको मजीद अच्छे नोट्स में तब्दील कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, मैंने इसको आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई किया था, क्योंकि मेरे क्लास में बड़े बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स का मतलब ये है कि वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, आप लोग जितने भी क्वेश्चन है अभी आंसर करता हूँ, ठीक है।